अभिमान प्राप्ति को अपने साथ लेकर एक बिजनेस पार्टी में गया था। वहां अभिमान ने वेटर को आवाज दी और खाना सर्व करने को बोला। और वेटर खाना सर्व करने लगा और वर्मा जी ने किसी को फोन करके बुलाया। वेटर खाना सर्व कर चला गया और वो शख्स जिसे वर्मा जी ने बुलाया था वो कुछ मिनट बाद ही वहां पहुंच गया। वर्मा जी बोले, ये लीजिए, आ गया, मिलिए मेरे होनहार नौजवान से। अभिमान ने उसे देखा तो लगभग उसकी उम्र का ही एक नौजवान था। ब्राउन फॉर्मल सूट पहने हुए वो सामने खड़ा था। दिखने में काफी स्मार्ट और ड्रेसिंग था। प्राप्ति का ध्यान नहीं था। वो अपने ही ध्यान में खाना खा रही थी। वो शख्स ठीक उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया कि वर्मा जी बोले, इनसे मिलिए, इनका नाम है आभास। उसके आगे वो कुछ कहते कि तभी प्राप्ति का ध्यान यह नाम सुनते ही ऊपर उठा और उसने अपने सामने बैठे शख्स की तरफ जैसे ही उसकी निगाहें पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से चम्मच प्लेट में गिर गया। उसे खांसी आने लगी और सभी का ध्यान उसकी तरफ गया और उस शख्स का भी जो अभी आया था। और उसका रिएक्शन भी बिल्कुल प्राप्ति के जैसा ही था। वो भी हैरानी से प्राप्ति को देखने लगा और उसके ऐसे प्राप्ति की तरफ देखने से अभिमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उसने जल्दी से पानी का गिलास उसके हाथ में देने की बजाय उसको मुंह को ही लगा दिया और साथ में उसकी पीठ को सहलाने लगा। यह देखकर आभास की आंखें छोटी हो गई। प्राप्ति ने पानी पिया और थोड़ा शांत हुई। अभिमान बोला, आप ठीक हैं? प्राप्ति ने हाँ में सिर हिलाया और उठते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। कहते हुए वो वहां से जल्दी से चली गई और सीधे बाथरूम में घुस गई और अंदर से लॉक कर दिया और आईने के सामने जाकर अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ उसे फिर से याद करने लगी। और देखते ही देखते आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ने लगा। वो खुद से बोली, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। अभी जो मैंने देखा वो सच नहीं हो सकता। वो वो यहाँ कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? फिर खुद को कंट्रोल न कर पाने से वो आखिर जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते जमीन पर बैठ गई और अपने घुटने में सर छुपाकर रोने लगी और रोते हुए बोली, क्यों? आखिर क्यों? मेरे साथ ही क्यों होता है हमेशा ऐसा? जब भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हो कि मैं फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती हूँ। और आज भी आपने वही किया। अचानक से उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया, वो भी किन हालातों में। मैं उसे भुलाना चाहती हूँ और आप उसे फिर से मेरे सामने लेकर आ गए। मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगी। उसे सामने ले आए ये जानते हुए भी आपने क्यों किया ऐसा? अब कैसे जाऊंगी मैं बाहर? कैसे सामना करूंगी अपने उस काले अतीत का जो मेरे लिए एक सांप से ज्यादा और कुछ नहीं है? एक घिनौना मजाक था वो मेरी जिंदगी का, जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। अपने अपनों को खुद से दूर कर दिया मैंने। अपनों का दिल दुखाया मैंने। उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और उसने मुझे ही छोड़ दिया था। अकेले जीना क्या होता है ये मैं जानती हूँ। कैसे इतने साल बिताए हैं मैंने अपनों के बिना, ये मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। और ना ही मुझे ऐसे जीने पर मजबूर करने के लिए उसे माफ कर सकती हूँ कभी भी। आज मैं अकेली हूँ सिर्फ उसकी वजह से। अपने से दूर हूँ उसकी वजह से। ऐसी जिंदगी जी रही हूँ उसकी वजह से। माफ तो दूर, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, लेकिन मुझे अब शायद रोज उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, जो कि मेरे लिए एक और सजा होगी। क्यों? आखिर बिना किसी गलती के भी हमेशा सजा के लिए मुझे ही चुना जाता है। मैं और स्ट्रांग नहीं बन सकती। कैसे संभालूंगी खुद को मैं? उसे मेरी कमजोरी पता है तो वो फिर से उसी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। खुद को बर्बाद करने का मौका अब किसी को भी नहीं दूंगी मैं। किसी को भी नहीं। कहते हुए उसने कुछ सोचा और बेतरतीबी से अपने आंसुओं को पोंछा और मुंह धोकर बाहर आ गई। अभिमान ने उसे पूछा, आप सच में ठीक है ना? प्राप्ति ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभिमान ने उसकी तरफ गौर से देखा तो प्राप्ति ने अपना चेहरा फेर लिया। आभास की नज़र भी बस प्राप्ति पर टिकी हुई थी, जो बात अभिमान नोट कर रहा था। और इसी वजह से उसे पता नहीं क्यों लेकिन उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मिस्टर वर्मा से बोला, ठीक है, फिर मिलते हैं कल ऑफिस में। टाइम से मीटिंग पर आ जाइएगा। आपको पता है ना कि मुझे
उसकी बात को पूरा करते हुए वर्मा जी बोले, लेट लतीफ़ी पसंद नहीं है। हाँ सही समझे, कहते हुए अभिमान उठा और प्राप्ति भी उठी जाने के लिए कि तभी चावला जी वहां आ गए और अभिमान से बोले, अरे इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप मिस्टर खंडेलवाल? अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आप जा रहे हैं। जरा नाच गाना तो देख लीजिए और थोड़ा कर भी लीजिएगा। उसकी बात पर अभिमान बोला, मुझे नाच गाना पसंद नहीं है, इसलिए रुकने का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए जा रहा हूँ। वर्मा जी और चावला जी दोनों से रुकने के लिए जोर देने लगे, तो वो थोड़ी देर का मानकर रुक गया। म्यूजिक चल रहा था कि तभी आवाज ने आकर प्राप्ति के सामने अपना हाथ करते हुए कहा, वुड यू माइंड टू डांस विद मी? प्राप्ति उसे घूरकर देखने लगी और आवाज उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था, जो बात अभिमान के बर्दाश्त से बाहर थी। प्राप्ति के कुछ भी रिएक्ट करने से पहले ही अभिमान ने जाकर प्राप्ति का हाथ थाम लिया और आवाज की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, यस शी विल माइंड, क्योंकि उसे पसंद नहीं है अजनबियों से बात भी करना, तो डांस तो बहुत दूर की बात है। कहते हुए वो प्राप्ति का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर की तरफ लेकर चल दिया और प्राप्ति उसके पीछे चलते हुए हैरानी से कभी अपने हाथ की तरफ देखती, जो कि इस वक्त अभिमान के हाथ में था, तो कभी चलते हुए अभिमान की तरफ। अभिमान उसे डांस फ्लोर तक लेकर आया और उसे ठीक अपने सामने खड़ा किया। और भी लोग थे वहां पर जो डांस कर रहे थे। प्राप्ति ने उसकी ओर देखकर आसपास देखा, तभी गाना चेंज हुआ और अभिमान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और गाना बजने लगा और उसके रिलिक्स के साथ अभिमान की नज़र प्राप्ति के चेहरे पर टिक गई। तेरी नज़र झुके तो शाम ढले, जो उठे नज़र तो सुबह जले, तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। अभिमान की नज़र इन लिरिक्स के हिसाब से ही प्राप्ति के चेहरे पर टिकी हुई थी। आसपास का कोई होश ही नहीं था उसे, और प्राप्ति को यह बहुत अजीब लग रहा था। और दूसरी तरफ आभास के बारे में तरह तरह के ख्याल सोच में चल रहे थे। तभी अचानक अभिमान का फोन बजा, जिससे कि वो होश में आया और उसे एहसास हुआ कि वो प्राप्ति के एकदम करीब है। तो वो झट से उससे दूर हुआ और फोन को पॉकेट से निकाला तो देखा कि कॉल उसकी मम प्रज्ञा जी का था। वो वहां से थोड़ा बाहर जाकर बात करने लगा और प्राप्ति भी जल्दी से डांस फ्लोर से नीचे आई और एक तरफ आकर खड़ी हो गई। तभी आभास उसके पास आकर खड़ा हो गया। प्राप्ति की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी तो वो उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली गई। आभास उससे बात करना चाहता था, लेकिन प्राप्ति ने उसे मौका ही नहीं दिया। प्राप्ति हड़बड़ी में चली जा रही थी कि बाहर से आ रहे अभिमान से टकरा गई और वो गिरती उससे पहले ही अभिमान ने उसे थाम लिया। प्राप्ति जल्दी से सीधी खड़ी हुई तो अभिमान बोला, कहाँ की जल्दी रहती है आपको इतनी? कहाँ भागे जा रही थी आप बिना ब्रेक के? अभी मेरी जगह कोई और होता तो? वो उसे ऐसे डांट रहा था जैसे कि कोई पिता अपने बच्चे को शैतानी करने से रोकता हो। प्राप्ति कुछ नहीं बोली तो अभिमान फिर से बोला, चलिए हमें अब चलना चाहिए, पार्टी वैसे भी ओवर हो चुकी है। प्राप्ति बोली, जी सर, और अपना बैग लेने फिर से हॉल में चली गई और अभिमान भी मिस्टर चावला को बाय बोलने चला गया। प्राप्ति अपना बैग लेकर जाने लगी कि आवाज फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। प्राप्ति ने उसे देखा और इग्नोर करके साइड से जाने लगी तो उसने प्राप्ति का रास्ता रोक लिया। प्राप्ति पहले ही खुद को मुश्किल से कंट्रोल कर रही थी और ऊपर से आवाज बार बार उसके सामने आ जा रहा था, जिससे प्राप्ति का सब्र जवाब देने को था। वो दूसरी ओर से जाने लगी तो आवाज ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। प्राप्ति गुस्से से कुछ बोलने को हुई ही थी कि तभी अभिमान वहां आ गया, जिसने आवाज की हरकत और प्राप्ति का चिढ़ना देख लिया था और उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आवाज पर वो आवाज को घूरते हुए प्राप्ति से बोला, पर्स ले लिया आपने अपना? प्राप्ति ने एक नजर आवाज को देखा और फिर अभिमान से बोली, जी सर ले लिया। अभिमान बोला, चलिए फिर जल्दी। कहते हुए उसने प्राप्ति को हाथ के इशारे से आगे बढ़ने के लिए कहा, ताकि आवाज फिर से प्राप्ति से बात करने की या उसके करीब जाने की कोशिश ना करे। प्राप्ति आगे बढ़ गई और अभिमान भी आवाज को घूरते हुए वहां से चला गया और आवाज खड़ा देखता रह गया। बाहर आकर प्राप्ति जल्दी से कार में बैठ गई और अभिमान भी जाकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। प्राप्ति चुपचाप बैठी थी क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त अनगिनत सवाल चल रहे थे और एक अजीब सी कश्मकश से वो जूझ रही थी, क्योंकि आज इतने सालों बाद उसका अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और वो भी इस तरह से
कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर रिएक्ट कैसे करे। आंखें बस बरसने को तैयार थीं, लेकिन इस वक्त उसे खुद को मजबूत बनाए रखना जरूरी था। अभिमान भी चुपचाप गाड़ी चला रहा था। फिर कुछ देर के बाद प्राप्ति की तरफ देखते हुए बोला, आपको अगर वो लड़का परेशान कर रहा था तो आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी उसे? प्राप्ति कुछ नहीं बोली तो वो फिर से बोला, आपसे ही बात कर रहा हूँ मैं, बोलिए। क्यों कुछ बोला नहीं आपने उसको? अगर वो बदतमीजी कर रहा था तो एक लगाती उसके खींच कर, लेकिन आप तो बस साइड से निकल कर भाग जाना चाहती थी। हिम्मत नहीं है क्या आप में जवाब देने की, या डर गई थी आप? बताइए मुझे। मेरे सामने तो आपकी जुबान एक मिनट के लिए भी आराम करने को तैयार नहीं होती, और किसी और के सामने खुलती नहीं है। फिर भले ही कोई आपसे बदतमीजी ही क्यों ना करे, है ना? प्राप्ति कुछ नहीं बोली तो अभिमान ने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगा दिया, जिससे प्राप्ति होश में आई और उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, क्या हुआ सर? आपने अचानक से ब्रेक क्यों लगा दी? हम पहुंच गए क्या? अभिमान बोला, सीरियसली आपने मेरी बात सुनी ही नहीं? प्राप्ति हैरानी से, कौन सी बात सर? अभिमान अपनी आंखें गुस्से के मारे बंद करते हुए बोला, उस बदतमीज की बात कर रहा था मैं, जो पार्टी में आपसे फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था। प्राप्ति बोली, कुछ नहीं सर, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता है, और ना मैं सबको इस लायक समझती हूँ। अभिमान गुस्से से, ओह वेरी गुड, बहुत ही महान काम करती हैं आप। इसके लिए तो आपको ट्रॉफी मिलनी चाहिए ना। भले ही कोई कुछ भी बदतमीजी करे, लेकिन उसे जवाब नहीं देना चाहिए, यही कहना चाहती हैं आप? लेकिन आपको पता है कि आपके जवाब न देने पर देखने वाले क्या सोचेंगे आपके बारे में? यही कि आपको यह सब अच्छा लगता है, इसलिए जवाब नहीं देती हैं आप। वो कहेंगे कि आप एंजॉय करती हो ये सब चीज़ें, आपके करेक्टर को जज करेंगे। समझ में आती है यह बात आपके? प्राप्ति खाली आंखों से बोली, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब। अभिमान गुस्से से स्टीयरिंग व्हील पर जोर से अपना हाथ मारते हुए बोला, आपको नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, डैम इट। प्राप्ति उसकी बात पर हैरानी से देखने लगी तो अभिमान को रियलाइज हुआ कि उसने शायद फिलो फिलो में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। तो वो बात को संभालते हुए बोला, मैं अपनी आंखों के सामने बुरा होता हुआ नहीं देख सकता, और स्पेशली किसी औरत के साथ बदतमीजी तो बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे ज़मीर को गवारा नहीं, इसलिए मुझे फ़र्क पड़ता है। आज भी मैं उसे सबक सिखा देता, लेकिन किसी का फंक्शन ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रह गया। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। प्राप्ति ने उसके सवाल का जवाब तो नहीं दिया, बस इतना ही बोली, सर मुझे घर छोड़ दीजिए प्लीज़, बहुत रात हो गई है। उसके जवाब से अभिमान और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, और उसने बिना कुछ बोले गुस्से में गाड़ी स्टार्ट की और एकदम स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। प्राप्ति को अंदाजा हो गया था कि अब अभिमान का मूड स्पॉइल हो चुका है, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही। प्राप्ति के घर के बाहर आकर अभिमान ने एक जोरदार ब्रेक लगाया और गाड़ी एक झटके में रुक गई। प्राप्ति शांति से गाड़ी से उतरी और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर। अभिमान ने कुछ नहीं कहा और सामने देखते हुए बस गाड़ी स्टार्ट की और गियर डालकर चला गया। प्राप्ति भी चुपचाप अंदर चली गई। उसने दरवाजा खटखटाया नहीं, लेकिन अलका को फोन करके बताया कि वो आ गई है, तो वो दरवाजा खोल दे, क्योंकि इस वक्त जहां सो रहा था। अलका ने दरवाजा खोला और प्राप्ति अंदर आई। अलका ने उसे पार्टी के बारे में पूछा, लेकिन प्राप्ति ने जवाब नहीं दिया। उसे खोया हुआ देखकर अलका ने अभी बात करना ठीक नहीं समझा और उसे आराम करने का बोलकर वो भी अपने घर सोने चली गई। उधर अभिमान भी घर पहुंचा और सीधे अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचते ही उसने गुस्से से अपना ब्लेजर उठाकर बेड पर जोर से पटक दिया और अपनी घड़ी भी उतार कर फेंक दी, और फिर अपने शर्ट के कप के बटन खोले और फिर शर्ट के भी बटन खोलने लगा। वो गुस्से में खुद से ही बोला, अजीब लड़की है, कोई बदतमीजी करता है तो उसे जवाब तक नहीं देती, और मेरे सामने कैसे झांसी की रानी बनी घूमती है, जैसे बस अभी अपनी तलवार से मेरा सर कलम कर डालेगी। मतलब हद है, कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है और आप जवाब देने के बजाय वहां से मुंह छिपाकर भागना चाहते हैं। इसे कायरता ही कहती है दुनिया। इसका तो छोड़ो, वो वर्मा जी का चेला कैसे फ्रेंक हो रहा था उसके साथ, जैसे बरसों से जानता हो। आज ही मिले और चांस मारने लगा। डांस करना था ना, कर लिया ना डांस। मेरे होते हुए तुम कभी भी उसके करीब नहीं जा सकते। और हाँ, इस बदतमीजी का जवाब आज नहीं मिला तुम्हें तो क्या हुआ, मिलेगा जरूर इसका जवाब तुम्हें, और वो भी मेरे ही हाथों। काम करना है ना मेरे साथ,
बस देख लेना, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोबारा से किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर तक देखने की हिम्मत नहीं करोगे तुम बच्चू। इतना सब कुछ बोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो क्या क्या बोल चुका है। वो हैरान था खुद पर ही, खुद की हुई बातें ही उसकी समझ से परे थीं। वो बोला, वाट रमेश, अभिमान, ये तुम आखिर क्या सोच रहे हो? और क्यों सोच रहे हो आखिर? तुम तो ऐसे नहीं थे। उसने जवाब नहीं दिया तो उसकी मर्जी, उसे नहीं देना होगा जवाब, बात खत्म। इसमें तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है आखिर? बदतमीजी उसके साथ हुई लेकिन उसने रिएक्ट तक नहीं किया और तुम हो कि ओवर रिएक्ट कर रहे हो। फिर बोला, ओवर रिएक्ट तो होगा ही ना आखिर। किस तरह से वो उसका रास्ता रोक रहा था, उसे दिख भी रहा था कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी हटा नहीं था। ऐसी लफंगे लड़कों की वजह से लोग सभी लड़कियों को बस आवारा और बिगड़ैल समझते हैं। लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा तो मुझे मिस अकड़बाज पर आ रहा है, जिनके मुंह में दही जम गया था तब। अभिमान को यह भी एहसास नहीं हुआ कि अभी तो वो प्राप्ति के लिए तुम वर्ड यूज कर रहा था और अभी आप। खैर, उसने ऐसे ही खुद से बातें की और उन बातों को कभी नकारा तो कभी खुद ही जस्टिफाई किया, और ऐसे करते करते जाने का उसे नींद आ गई। उधर प्राप्ति चेंज करके आई और रूम में न जाकर हॉल में ही बैठ गई और अपना सर सोफे से टिका लिया, और देखते ही देखते उसकी पलकें भीग चुकी थीं। वो छत की तरफ खाली आंखों से देख रही थी। आंखें बरस रही थीं। मन अशांत हो गया था। अतीत की यादें किसी फिल्म के फ्लैशबैक की तरह आंखों के आगे घूमने लगी थीं। जो सब कुछ वो इतने सालों से भुलाने की कोशिश में लगी हुई थी, आवाज ने आकर उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया था। उसका मन जोर से रोने और चिल्लाने का हो रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। कहते हैं ना कि दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान रो भी नहीं पाता है अच्छे से। बस ऐसी हालत हो गई थी उसकी इस वक्त। वो कितनी देर तक यूं ही बैठी खुद से ही जूझती रही। सुबह के 4 बज गए थे। जब उसे टाइम का ध्यान आया तो उसे पता चला। वो उठी और जाकर जहान के पास लेट गई। उसका माथा चूमा और उसके पास लेट गई। आंखें पहले से भारी थी, जिसकी वजह से उसे कुछ ही देर में नींद आ गई और वो भी सो गई। अगली सुबह भी अपनी रूटीन के हिसाब से ही था सब। जहान को स्कूल भेजकर प्राप्ति ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में थोड़ी देर बाद अभिमान ने उसे अपने केबिन में बुलाया और बताया कि आज मिस्टर वर्मा आ रहे हैं मीटिंग के लिए। मिस्टर वर्मा का नाम सुनते ही प्राप्ति को आवाज का ख्याल आ गया और वो अपनी सोच में गुम हो गई। अभिमान ने उसे कितनी आवाजें दी, लेकिन उसने सुनी तक नहीं। फिर अभिमान जोर से बोला, मिस प्राप्ति, आपसे बात कर रहा हूँ, सुन रही हैं आप? प्राप्ति हड़बड़ाकर बोली, यस, यस सर। अभिमान बोला, आप ठीक हैं? जी, जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? अगर ठीक है तो आपकी जबान आपकी बात से मैच क्यों नहीं कर रही है? अगर तबीयत खराब है तो लीव ले सकती हैं आप। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ठीक है, फिर मीटिंग की तैयारी कीजिए आप दीप्ति के साथ मिलकर, क्योंकि उसे अकेले कुछ मैनेज नहीं होता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती है हर बार, इसलिए इस बार आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ गई आप? जी सर, समझ गई। कहते हुए वो वहां से जड़ से बाहर चली गई और मीटिंग रूम में चली गई तैयारियां करने। वो काम तो कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान और मन दोनों ही काम में नहीं थे। उसे बस यही सोच बार बार परेशान कर रही थी कि वो आवाज का सामना फिर से कैसे करेगी। जैसे तैसे उसने मैनेज किया और सारी तैयारी कर दी मीटिंग की, और फिर जाकर अपने केबिन में बैठ गई और अपना काम करने लगी। वो खुद से ही बोली, मैं अपने केबिन से बाहर ही नहीं निकलूंगी, और फिर वैसे भी मेरी तो कोई ज़रूरत नहीं होगी वहां पर, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी वहां। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। उसने सोच लिया था कि वो आवाज का सामना नहीं करेगी। शाम को ठीक 5 बजे मिस्टर वर्मा अभिमान के ऑफिस जा पहुंचे और साथ में लेकर आए थे आवाज को। आते ही वो अभिमान के केबिन में चले गए और आवाज भी उनके साथ ही था। आवाज को यह बात तो समझ आ गई थी कि प्राप्ति अभिमान के ऑफिस में ही काम करती है, इसलिए आते ही उसकी नजरें प्राप्ति को ढूंढने लगी थी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं दिखी। अभिमान ने नोटिस किया कि आवाज इधर उधर देख रहा है, जैसे किसी को ढूंढ रहा है वो। तो वो बोला, क्या ढूंढ रहे हो मिस्टर आवाज? आवाज हड़बड़ाकर बोला, कुछ कुछ भी नहीं सर, मैं तो बस यूं ही मुआयना कर रहा था कि ऑफिस काफी शानदार तरीके से बनाया है आपने। अभिमान अपनी गोनी अपनी चेयर के स्टैंड पर रखते हुए मुस्कुराकर बोला। अभिमान खंडेलवाल से जुड़ी
हर चीज़ शानदार ही होती है और शानदार ना हो तो अभिमान खंडेलवाल से जुड़ी ही नहीं होती। आवास उसकी बात पर मुस्कुरा दिया तो वर्मा जी बोले, ये सब बातें तो होती रहेंगी, हम पहले काम की बात कर लें। अभिमान बोला, बिल्कुल चलिए। और तीनों कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चल दिए और उनके पीछे पीछे दीप्ति भी चली गई। मीटिंग में अभिमान ने अपनी सारी शर्तें और कंडीशन मनवा ली थी और वर्मा जी खुशी से मान भी गए थे। अभिमान अपने कुछ प्लान्स बताने लगा तो उसने देखा कि उसकी वो फाइल तो यहाँ है ही नहीं। फिर उसे प्राप्ति का ख्याल आया और उसने उसे कॉल करके उसके केबिन में वो फाइल लाने को कहा। प्राप्ति को जिस बात का डर था वही हुआ और अब तो अभिमान ने खुद बुलाया था तो वो मना भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो फाइल लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच गई। उसके अंदर जाते ही आवाज का ध्यान उसकी तरफ हो गया, जो बात अभिमान नोटिस कर रहा था। प्राप्ति ने वो फाइल लाकर अभिमान को दी और जाने लगी तो अभिमान ने रोक लिया और उसे मीटिंग अटेंड करने को कहा। अब प्राप्ति की मजबूरी थी कि अभिमान की बात तो उसे माननी ही पड़ती, तो वो चुपचाप चेयर पर आकर बैठ गई। आवाज का ध्यान अब मीटिंग पर ना होकर सिर्फ प्राप्ति पर था और प्राप्ति उसे फुल्ली इग्नोर कर रही थी। अभिमान ने आवाज को अपनी बात रखने के लिए कहा तो आवाज उठकर अपनी राय रखने लगा, लेकिन उसका ध्यान एक पल के लिए भी प्राप्ति के चेहरे से नहीं हटा और अभिमान का ध्यान आवाज के चेहरे से नहीं हटा। आवाज का प्राप्ति को यूं देखना अभिमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो आखिर बोल ही पड़ा, मिस्टर आवाज, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। यू गेट दैट? आवाज बोला, जी सर। और फिर उसने अभिमान की तरफ देखते हुए बोलना शुरू किया। थोड़ी देर में मीटिंग ओवर हुई और अभिमान ने मिस्टर वर्मा के साथ फिर से कोलैब करने का फैसला ले लिया था, जिससे मिस्टर वर्मा बहुत ज़्यादा खुश थे। अभिमान भी अपने केबिन में वापस आ गया उनको बाय बोलकर और मिस्टर वर्मा भी निकल गए और आवाज को अब अलग से जाना था घर, क्योंकि उनका ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था। मिस्टर वर्मा के बाद वो भी निकल गया, लेकिन फिर से वापस आया और सीधा प्राप्ति के केबिन की तरफ चला गया। इसने नॉक किया तो प्राप्ति ने बिना सोचे समझे कम इन बोल दिया और आवाज अंदर आ चुका था। प्राप्ति का ध्यान जब उसकी तरफ गया तो वो एकदम से खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों ही बराबर थे। वो गुस्से से बोली, आप में इतने भी बेसिक मैनर्स नहीं है कि किसी के केबिन में ऐसे नहीं घुसे आना चाहिए। आवाज तुरंत बोला, लेकिन मैं तो परमिशन लेकर ही आया हूँ। प्राप्ति को ख्याल आया कि अभी अभी उसने खुद ही तो उसे अंदर आने की इजाजत दी थी। वो बोली, तो जिस परमिशन से आप अंदर आए थे उसी परमिशन से बाहर भी जा सकते हैं, अभी इसी वक्त। आवाज 2 कदम अंदर की ओर बढ़ते हुए बोला, ऐसा मत बोलो प्राप्ति, बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। कम से कम जब से तुम्हें पार्टी में देखा है तब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि इग्नोर कर रही हो मुझे। एक बार बैठकर आराम से मेरी बात सुन लो बस। प्राप्ति ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है मिस्टर कि मैं आपसे बातें करने में उसे बर्बाद करूं। और भी बहुत से ज़रूरी काम है मुझे, जिन पर मुझे फोकस करना ज़रूरी है। तो आप अपना और मेरा दोनों का समय वेस्ट ना करें और यहाँ से चले जाएं। आवाज बोला, प्राप्ति, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत गुस्सा है और शायद नफरत भी। तुम्हारा मुझसे नफरत करना भी जायज़ है, मानता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे मौका दो अपनी बात रखने का, सिर्फ एक बार। प्राप्ति फोन उठाते हुए गुस्से से बोली, शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए शायद मुझे सिक्योरिटी को बुलाना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए। रुकिए, अभी बुलाती हूँ। वो नंबर डायल करने ही वाली थी कि आवाज जल्दी से आगे बढ़ा और उसके एकदम करीब आकर उसके हाथ से फोन लेते हुए बोला, प्राप्ति, मेरी बात तो सुनो। क्यों इतना अजनबियों जैसा बिहेव कर रही हो मेरे साथ, जैसे कि मुझे जानती नहीं हो। तुम मेरे लिए सिक्योरिटी बुलाओगी? मैं वही आवाज हूँ जो तुम्हारे सबसे करीब था, सबसे करीब। वही आवाज हूँ मैं जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थी। भूल गई हो क्या वो सब? देखो, फोन को टेबल पर रखकर प्राप्ति को दोनों कंधों से पकड़कर, मेरी तरफ देखो ध्यान से। अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक तरफ रखकर देखो। शांत होकर समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ और अब तो हमें साथ में काम भी करना है। तो कब तक मुझसे भागोगी, मेरा सामना नहीं करोगी? प्राप्ति की आंखों में अब तक आंसुओं ने अपनी जगह बना ली थी, क्योंकि जिससे वो भागना चाहती थी वो खुद उसके पास आ चुका था और ऊपर से वो वही सब बातें कर रहा था
जो कि प्राप्ति के जख्मों पर नमक का काम कर रही थी। वो उसके कभी न भरने वाले जख्मों को फिर से कुरेदने का काम कर रहा था अपनी बातों से। प्राप्ति के आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे थे अब। आवाज ने उसे वैसे ही पकड़ रखा था अभी भी। वो आगे बोला, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ प्राप्ति, सब कुछ। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे सुनना होगा, मेरी बात को सुनना होगा, वो भी आराम से। उधर अरमान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक से उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी और सीधे उसी कैमरा पर पड़ी जो कि प्राप्ति के रूम में लगा हुआ था। जैसे ही अम्मान ने देखा कि आवाज प्राप्ति के केबिन में है और वो भी उसके इतने करीब और उसने उसे पकड़ कर रखा है, तो वो एक झटके से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसे आवाज पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मुठ्ठियां कस गई थीं गुस्से के मारे और आंखें भी लाल हो गई थीं। वो बिना एक पल गंवाए अपने रूम से गुस्से में निकल पड़ा। अभिमान बिना नॉक किए ही सीधे केबिन में घुस गया, जिससे दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और उसकी आवाज़ से प्राप्ति और आभास का ध्यान भी उसकी तरफ गया और आभास ने प्राप्ति को छोड़ दिया। लेकिन अभिमान की आंखों में जो गुस्सा था वो कम नहीं हुआ और वो आगे बढ़ा और सीधे जाकर आभास का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू टू टच हर। उसके कॉलर पर और पकड़ कसते हुए, हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की और उससे पहले यहाँ पर घुसने की, बोलो। उसके इस तरह से करने से प्राप्ति भी एक पल के लिए डर गई थी और आभास भी, क्योंकि अभिमान की आंखें गुस्से के मारे लाल हो गई थी। आभास बोला, सर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, आप चाहो तो पूछ लो। अभिमान बोला, वो तो मैंने अपनी आंखों से ही देख लिया है और अब तुम देखोगे। अभिमान खंडेलवाल के सामने उसकी इतना कहते कहते वो रुक गया। उसे शायद एहसास हो गया था कि वो कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे सब कुछ और समझ जाए, इसलिए वो बात संभालते हुए बोला, उसकी ऑफिस की एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी का क्या अंजाम होता है। कहते हुए वो उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा तो प्राप्ति ने उसे रोक लिया और बोली, रहने दीजिए सर। आभास की तरफ गुस्से से देखते हुए, मैंने इन्हें अच्छे से समझा दिया है, अभी आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। अभिमान ने आपास की तरफ देखा, जो अभी भी प्राप्ति की तरफ ही देख रहा था। अभिमान गुस्से से बोला, लग तो नहीं रहा है ऐसा कुछ, एक बार जरा इन्हें बताया तो जाए कि लड़कियों से बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। प्राप्ति बोली, प्लीज़ सर, मैं कह रही हूँ ना, रहने दीजिए प्लीज। उसकी बात सुनकर अभिमान ने आवाज़ को घूरते हुए कहा, पहली और आखिरी वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, ये बात दिमाग में बिठा लेना अपने। आइंदा से ऐसा कुछ सोचा भी तो तुम्हारी सोच में आकर तुम्हारा वो हाल करूँगा कि कभी कुछ सोचने के लायक ही नहीं रहोगे, समझे। कहते हुए उसने आवास को पीछे की तरफ धकेलते हुए छोड़ दिया। आवास अपने कपड़े ठीक करने लगा तो अभिमान बोला, खड़े क्या हो अब, जाओ यहाँ से। आवास कुछ नहीं बोला और वहां से चुपचाप चला गया। प्राप्ति अभी भी अभिमान की तरफ देख रही थी, जो कि अभी भी गुस्से में लग रहा था। अभिमान ने प्राप्ति की तरफ देखा और उसकी ओर बढ़ने लगा। यह देखकर प्राप्ति डर गई और 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन तब तक अभिमान उसके पास पहुंच चुका था। उसने जाकर प्राप्ति को ठीक वैसे ही कंधों से पकड़ लिया जैसे थोड़ी देर पहले आभास ने पकड़ा था और उसे अपने करीब खींच लिया। प्राप्ति हैरानी से उसे देखने लगी तो अभिमान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दिमाग नाम की कोई चीज है भी आपके पास या नहीं। प्राप्ति उसे ऐसे देखने लगी जैसे पूछ रही हो कि क्या मतलब। अभिमान आगे बोला, कोई अजनबी आपके केबिन में घुसकर आपके साथ बदतमीजी कर रहा था, आपको हैरेस करने की कोशिश कर रहा था और आप बुत बनकर खड़ी थी, उसका विरोध भी नहीं कर रही थी। प्राप्ति कुछ बोलने को हुई कि अभिमान फिर से बोला, उससे ज़्यादा गुस्सा आप पर आ रहा है मुझे। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप। अगर मैं नहीं आता तो आप वैसे ही खड़ी उसकी बदतमीजी सहती रहती, है ना। फिर वो चाहे कुछ भी करता आपके साथ। प्राप्ति धीरे से बोली, क्या बोल रहे हैं आप सर, मैं किसी की कोई बदतमीजी कभी बर्दाश्त नहीं करती, चाहे कोई भी हो, और मैं उसका भी विरोध कर रही थी। अभिमान गुस्से से बोला, झूठ बोल रही हैं आप, मैंने देखा था अपनी आंखों से, आप यूं ही खड़ी थी बुत बनकर जैसे अभी खड़ी हैं। प्राप्ति हैरानी से, आप कहना क्या चाहते हैं सर। अभिमान वैसे ही गुस्से से, यही कि आप उसका विरोध नहीं कर रही थी। क्या मतलब समझूं मैं इसका। यही कि आप विरोध करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि आपको शायद अच्छा लग रहा था उसका आपको यूं पकड़ कर रहना, आपको अच्छा लग रहा था उसका आपके करीब होना। अभिमान की बात सुनकर प्राप्ति के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। उसे ऐसा लगा जैसे अभिमान उसके करेक्टर पर उंगली उठा रहा है। उसने झटके से अभिमान को धकेलते हुए खुद से दूर किया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, क्या कहा आपने, मतलब क्या है आपके ये सब कहने का।
आप मुझे कैरेक्टरलेस लड़की समझते हैं जो मुंह में आता है आप बोले जा रहे हैं। आप उसे बदतमीज कह रहे थे ना अभी। अगर वो बदतमीज है तो आप भी निहायत ही बदतमीज हैं, समझे आप। लड़कियों से पेश आने की तमीज अगर उसमें नहीं है तो आप में भी नहीं है। इसलिए आपको किसी और पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं बनता। और हाँ, जो आपने अभी मेरे बारे में कहा वो एक्चुअल में आपकी ही सोच है, जो आपको लगता है आपकी आंखों के सामने रिफ्लेक्ट होती है। आपको जो लगता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे आप। और मेरे पर्सनल मैटर में भी बोलने का कोई हक नहीं है। आपको जो सोचना है बैठकर सोचिए, लेकिन मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकती जहाँ पर मेरे करेक्टर को लेकर सवाल खड़े हों। इसलिए अपना बैग उठाते हुए मैं जा रही हूँ यहाँ से, आपकी नौकरी छोड़कर। मेरे लिए कोई भी नौकरी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर नहीं है। तो आपको अपनी यह नौकरी मुबारक। कहते हुए वो वहां से तीर की तरह निकल गई और अरमान वहीं खड़ा देखता रह गया। एक तो आभास की वजह से उसका मूड पहले ही खराब था और अब रहती कसर अरमान की बातों ने कर दी। हालांकि अरमान ने जो कुछ भी कहा था वो इसलिए कहा था क्योंकि उसे आभास का प्राप्ति के करीब आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन यह बात वो सीधे सीधे बोल नहीं सकता था, इसलिए अपना गुस्सा और एक्सप्रेशन निकालने के लिए उसने ऐसा बोल दिया। लेकिन उसके कहने का तरीका शायद गलत हो गया था, जिससे प्राप्ति ने कुछ और ही समझ लिया था। कई बार हम अपनी बात को रखने के लिए सही शब्द नहीं खोज पाते और गुस्से के चलते गलत शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, जिसका अंदाज़ा हमें उस वक्त नहीं होता। लेकिन गुस्सा ठंडा होने पर हमें एहसास होता है कि हमने कितना कुछ गलत बोल दिया, जो हम चाहते भी नहीं थे। सिर्फ गलत शब्दों की वजह से सारी सिचुएशन उलट पुलट हो जाती है और यही हुआ था यहाँ भी। अभिमान के ना चाहते हुए भी उसने ऐसा कुछ बोल दिया जिससे प्राप्ति के मन को अनजाने में ही सही, लेकिन बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच गई थी। प्राप्ति तो वहां से जा चुकी थी और अभिमान कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा। उसे अब अपने ही कहे हुए शब्द याद आने लगे थे जो उसने प्राप्ति से अभी कहे थे। उसे अब समझ में आया था कि उसकी बातों का क्या मतलब निकाला है प्राप्ति ने। अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे प्राप्ति से ऐसी बात कर सकता है। और अब तो प्राप्ति जा भी चुकी थी। उसके कहे हुए शब्द उसे याद आने लगे जो प्राप्ति जाते समय कह रही थी, जिससे उसे खुद पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। और उसने गुस्से में सामने पड़ा हुआ टेबल ही उल्टा दिया, जिससे सारा सामान जमीन पर बिखर गया और लैपटॉप और बाकी कांच का सामान तो चकनाचूर ही हो गया था। उधर प्राप्ति ऑटो में बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसे रह रहकर अभिमान के कहे हुए शब्द याद आ रहे थे जो उसके दिल को चीरने का काम कर रहे थे। क्योंकि एक लड़की कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने दामन पर शक के दाग उसे बर्दाश्त नहीं होते। और उसके साथ तो किस्मत वैसे ही इतना कुछ पहले ही कर चुकी थी और अब कुछ भी ऐसा सहने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। तो बस अंदर का सैलाब आंसुओं के रूप में बाहर आ रहा था। अभिमान के वो सब आप उसका विरोध नहीं कर सकती थी। क्या मतलब समझूं मैं इसका? यही कि आप विरोध करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि आपको शायद अच्छा लग रहा था उसका आपको यूं पकड़ कर रहना। आपको अच्छा लग रहा था उसका आपके करीब होना। ये शब्द याद आती उसकी तकलीफ और बढ़ जाती। वो घर पहुंची और जहां नलका के पास था इस वक्त वो सो रहा था, तो वो भी जाकर रूम में बैठ गई और बस खुद में खुद को दिलासा देते हुए भारी पलकों की वजह से कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उधर अरमान अपने केबिन में चेयर पर सिर टिकाकर बैठा अभी जो कुछ हुआ वो सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो कॉल नीला का था। उसने फोन उठाया तो नीला उधर से बोला, सही है भाई, बड़े आदमी अब हम जैसे छोटे मोटे लोगों का फोन भी नहीं उठाना पसंद करते हैं। उसने भले ही मजाकिया अंदाज में कहा था, लेकिन अभिमान का मूड इस वक्त वैसे ही खराब था। तो वो बोला, मजाक मत कर यार, इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। उधर से नीला हंसते हुए बोला, अबे ओ घन चक्कर, तू कब मजाक के मूड में होता है भला? ये तो हम लोग जबरदस्ती तुझे मजाक करते हैं, वरना तो हमेशा तेरा मुंह सड़ा सा ही रहता है। अभिमान बोला, हाँ ऐसा ही हूँ मैं, तो क्या करूँ। नीला को पता चल गया था कि इस वक्त सच में उसका मूड ठीक नहीं है। वो बात को बदलते हुए बोला, अच्छा अच्छा नहीं कर रहा मजाक अब, लेकिन क्या हुआ है तेरे मूड को, बता तो। कुछ नहीं हुआ, तू बता। आ गया तू वापस? हाँ यार, रात को पहुंचा बस। कैसा रहा एक्सपीरियंस फिर? ठीक था बस। तो अब बिजनेसमैन बनने के लिए रेडी है तू? मतलब मजाक मत कर यार। अरे मजाक कैसा है इसमें भला? तुझसे बड़ा बिजनेसमैन है कोई भला? अच्छा मजाक उड़ा रहा है मेरा? और मेरी इतनी विसात कहाँ कि दी गिरेट अभिमान खंडेलवाल जी का मजाक उड़ा सकूं? तू नहीं सुधरने वाला। जो सुधर जाए
वो तेरा दोस्त निलय कहाँ? अभिमान को निलय के इस अंदाज ने आखिरकार हंसा ही दिया था। निलय बोला, अच्छा चल रखता हूँ, कल सुबह आऊँगा तेरे ऑफिस। ऑफिस क्यों आएगा? घर आना मिलने। अबे मिलने तो घर ही आऊँगा। अंकल आंटी से मिले कितनी देर हो गई। लेकिन ऑफिस आने का मुझे डैड ने कहा, ताकि तुझसे इस सो कॉल्ड बिजनेस की कुछ टिप्स वगैरह का ज्ञान ले लूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाना। चल रखता हूँ, बाय बाय बोलकर अभिमान ने फ़ोन कट कर दिया और फिर से अपनी चेयर से सिर टिकाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद केबिन में दीप्ति आई और उसने अभिमान के मंगाए हुए फाइल्स उसे दिए। अभिमान ने उसे फाइल्स रखकर जाने को बोला तो दीप्ति को समझ आ गया कि उसका मूड ठीक नहीं है। तो कोई भी उलझुल बात करना फिलहाल खुद के लिए ही आफत मोल लेना है। तो वो चुपचाप अपने नए केबिन की ओर चल दी। यूं ही पूरा दिन बीत गया और अभिमान का काम की ओर ध्यान ही नहीं रहा। वो रात तक बस प्राप्ति के ही बारे में सोचता रहा और रात को भी घर पहुंचकर सीधे अपने रूम में चला गया और डिनर करने से भी मना कर दिया। प्रज्ञा जी और निशांत जी भी समझ गए थे कि जनाब का मूड आज उनके खुद के बस से बाहर है और वो आज भूखे शेर बने घूम रहे हैं, इसलिए वो भी चुप ही रहे। अपने रूम में भी अभिमान को चैन नहीं आ रहा था। वो बिस्तर पर लेटा तो हुआ था, लेकिन ध्यान सिर्फ एक ही तरफ लगा हुआ था, प्राप्ति और अपने बीच हुई बातों की तरफ। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें ही बदलते जा रहा था। फिर उठकर बैठ गया और गुस्से से बोला, क्या हो रहा है आखिर मेरे साथ ये सब? क्यों मुझे चैन नहीं आ रहा है? क्यों मुझे उसकी बात इतना ज़्यादा इफेक्ट कर रही है? क्यों उसका ऐसे नौकरी छोड़कर जाना मुझे मंजूर नहीं हो रहा है? क्यों उसके ही ख्याल आए जा रहे हैं मुझे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। क्यों उसकी आंखों के आंसू मुझे रह रह कर याद आ रहे हैं? और क्यों वो याद आते ही मुझे खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि कैसे मैं इतना बदतमीज हो सकता हूँ, वो भी किसी लड़की के साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कोई भी आए उसके करीब, मुझे उससे क्या, क्यों मुझे फ़र्क पड़ता है इस बात से? क्यों इतना एग्रेसिव हो गया था मैं? इतना गुस्सा आखिर किस बात पर आया था मुझे? ये गुस्सा उसके आवाज़ के बदतमीजी करने का था, या फिर उसके प्राप्ति के विरोध न करने का था, या फिर आवाज़ का प्राप्ति के करीब जाने का था। अपने बालों को दोनों हाथों से पकड़कर पीछे करते हुए, ओ गॉड मैं पागल हो जाऊंगा। फिर खुद को सहज करते हुए, नहीं नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी। किसी की पर्सनल लाइफ में क्या होता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसे नौकरी छोड़कर जाना है वो जा सकता है। रही बात काम की, तो वो तो मेरा रुकने वाला नहीं है। अभिमान खंडेलवाल किसी के लिए अपने रूल्स नहीं बदलता, किसी के लिए भी नहीं, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। कहते हुए उसने तकिए को जोर से फेंक कर दीवार पर मारा और खुद भी लेट गया। और यूं ही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। उधर जब शाम को प्राप्ति की आंख खुली, करीब 7 बजे के आसपास, जब जहान ने आकर उसे उठाया और पूछा कि वो जल्दी कैसे आ गई, तो प्राप्ति ने बोल दिया कि आज उसका हाफ डे था इसलिए। और फिर खुद को संभालते हुए उसने उठकर डिनर बनाना शुरू किया। जहान ने फुटबॉल खेलते खेलते किचन में काम कर रही प्राप्ति को बताया कि अलका मौसी को किसी का फ़ोन आया था और वो रोने लगी थी। प्राप्ति को समझ आ गया था कि शायद किसका फ़ोन आया होगा अलका को। वो खाना तैयार करके अलका के पास गई और देखा कि अलका सोफे पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जिससे उसके आने तक का भी भान नहीं हुआ। प्राप्ति ने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो अपनी सोच से बाहर आई और मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। प्राप्ति उसके पास बैठते हुए बोली, दीदी आपको मेरे सामने ये सब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप खुश हैं। इसलिए झूठी मुस्कुराहट किसी और के सामने दिखाने के लिए बचा कर रखिए और मुझे बताइए कि क्या हुआ है। आज फिर से फ़ोन आया था क्या उनका? क्या बोला उन्होंने? अलका मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, क्या बोलेंगे वो? भाई जो हर बार फ़ोन करके बोलते हैं कि फ्लैट खाली कर दो, नहीं तो मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे कि मैं उन लोगों के फ्लैट पर कब्जा करके बैठी हुई हूँ, और ऐसी कुछ और धमकियाँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों में अब आंसू आने लग गए थे। वो रोते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता प्राप्ति कि आखिर हमारी ज़िंदगी में खुशियों की कोई वजह है भी या नहीं। कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है परेशानियों को हमारे घर का। आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है हमने जो हमें खुश रहने का हक नहीं है? मैं तो अब उन लोगों से कुछ नहीं मांग रही ना, अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ जैसे तैसे करके, लेकिन वो भी नहीं सहा जाता उनसे। वैसे भी मेरे पास आखिर बचा ही क्या है जो अब मेरे सर से छत भी छीन लेना चाहते हैं। वो रो रही थी और प्राप्ति ने उसे
उठकर हक कर लिया तो उसका सब्र और जवाब दे गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। प्राप्ति उसके सर को सहलाने लगी और अलका ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। वो रोते हुए बोली, वो हर बार मुझसे कहते हैं कि मैंने उनसे उनका बेटा छीन लिया है, मेरी वजह से वो इस दुनिया से गया है। कहते हैं अगर वो मुझ जैसी अनाथ से प्यार नहीं करते और हमारी शादी के लिए उन लोगों को नहीं मनाते तो मेरा बुरा साया उनकी किस्मत पर ना पड़ता। तुम ही बताओ, अब इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं अनाथ हूँ? इसमें मेरी क्या गलती है जो हमने एक दूसरे से प्यार किया? सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था ना। तब तो सब लोग खुश थे ना हमारी शादी से। फिर शादी से कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो जाना और हमेशा के लिए सबसे दूर चले जाना, इसमें मेरी गलती कहाँ है? उनके जाने का दुख मुझसे ज्यादा किसे होता होगा? मेरे पास तो एक भाई थे, पूरी फैमिली के नाम पर उन्हें ही अपनी दुनिया बनाया था मैंने। उनके जाने के बाद मैं हर रोज मरती हूँ। ये घर उन्होंने हमारे प्यार की दुनिया बसाने के लिए खरीदा था मेरे नाम पर। इसके अलावा और कोई निशानी नहीं है मेरे पास उनकी, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहती। मुझे ईंट सीमेंट की दीवारों से मुझे कोई मोह नहीं है, लेकिन इसे अपना घर बनाने का सपना देखा था मैंने, इसलिए इसमें से उनके होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि आज वो होते तो यही हमारी छोटी सी दुनिया होती। मुझे लालच नहीं है फ्लैट का, बस उनकी यादों से दूर नहीं होना चाहती, लेकिन वो लोग समझते ही नहीं है। आज मीर, अलका के प्यार के पापा, मुझे कह रहे थे कि कल वो अपना वकील लेकर आएंगे और मुझे यहाँ से बाहर फेंकवा देंगे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्राप्ति, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और प्राप्ति की आंखें भी भर आई थीं, कुछ उसका दुख सुनकर, कुछ अपना अतीत याद करके। वो उसके आंसू पोंछते हुए बोली, रोना बंद करो आप दीदी, खुद को संभालो और आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ। जो आएगा उसे हम मिलकर देख लेंगे। आप अपनी तबीयत मत खराब करो रो रो कर किसी और के लिए। और ये फ्लैट जीजू ने खुद ही आपके नाम किया था ना? शायद भगवान ने ये खुद ही करवाया था उनसे, ताकि आपको उनके जाने के बाद छत के लिए तरसना ना पड़े। तो आप लीगली मालकिन हैं इस फ्लैट की, कोई आपसे आपका घर नहीं छीन सकता। इसलिए अब टेंशन छोड़िए और चलकर खाना खा लीजिए। आज आपका फेवरेट मलाई कोफ्ता बनाया है मैंने, और साथ में पुलाव भी। चलिए चलिए, उठिए जल्दी से। अलका बोली, नहीं प्राप्ति, मुझे सच में भूख नहीं है, मैं आराम करना चाहती हूँ। तुम जाओ और जहान को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। प्राप्ति उसकी बाँह पकड़कर उसे उठाते हुए, दीदी आप चल रही हैं या फिर मैं आपको जबरदस्ती लेकर चलूं अपने साथ? अलका उसकी तरफ देखते हुए बोली, छोटी बहन बड़ी बहन को डांट नहीं सकती। दोनों एक साथ बोले। प्राप्ति अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, अगर बड़ी बहन जिद्दी हो जाए तो फिर छोटी बहन को उसे डांटना ही पड़ता है, समझी आप? और इस वक्त आप सच में जहान की मौसी लग रही हैं, उसी की तरह आप जिद करके मुझे परेशान कर रही हैं। ना वो मेरी बात मानता है और ना आप मानती हैं। दोनों मुझे तंग करते हैं। कहते हुए वो बच्चों जैसा मुंह बनाकर खुद ही सोफे पर बैठ गई। अलका उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी और तब तक जहान भी वहां आ चुका था। उसके पूछने पर अलका ने बताया कि वो नाराज हो गई है, तो दोनों मिलकर उसे मनाने लगे। वो मान नहीं रही थी तो दोनों अलग अलग तरह की नौटंकी करके उसे मनाने लगे। कभी गुदगुदी करते तो कभी आड़े टेढ़े मुंह बनाकर उसे हंसाने की कोशिश करते। आखिर में वो मान ही गई और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बड़े नौटंकी हो आप दोनों। दोनों से हक करते हुए बोले, जहान, आखिर बेटा किसका हूँ? अलका, आखिर बहन किसकी हूँ? फिर तीनों साथ में हंसने लगे। थोड़ी देर बाद वो तीनों डिनर करने लगे। उधर एक फ्लैट में आवास अपने रूम की बालकनी में रेलिंग से टिककर खड़ा था और हाथ में बियर का गिलास था और वो खाली आंखों से आसमान की तरफ देखे जा रहा था। फिर वो चांद की तरफ देखते हुए बोला, पूरे 4 साल बाद भी तुम वैसी हो, बिल्कुल भी नहीं बदली हो। पहले भी नक चढ़ी थी और आज भी नक चढ़ी ही हो। फिर अपनी बात पर मुस्कुरा दिया। फिर बियर का सिप लेते हुए बोला, सोचा था तुमसे मिलूंगा तो सबसे पहले तुम्हें जी भर कर देखूंगा और फिर तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा, लेकिन इनमें से कुछ नहीं कर पाया मैं अब तक। माफ़ी तो दूर, तुम्हें जी भर कर देखना भी नसीब नहीं हुआ अभी तक। जब भी मिलती हो तो मुझसे भागने की कोशिश में लगी रहती हो। जानता हूँ नफरत करती हो मुझसे, लेकिन एक बार उस नफरत को साइड में रख कर तो देखो। एक बार मेरी बात को सुनने के लिए तैयार तो हो जाओ। यकीन दिलाता हूँ इस बार तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जानता हूँ तुमसे माफ़ी मिलना तो दूर, तुमसे सज़ा तक पाने का हक खो चुका हूँ मैं, लेकिन मैं भी क्या करूँ?
तुम्हें देखकर फिर से उम्मीद जागने लगी है। तुम्हें फिर से पाने का, फिर से तुम्हारा बनने को जी चाहने लगता है। फिर से प्राप्ति का आभास बनने की चाहत होने लगती है। तुम्हारे दिल में अपना वही पुराना वाला घर वापस पाने का लालच जाग जाता है। मन में तुम्हारा वो मेरे लिए प्यार और वो पजेसिवनेस दोबारा से पाना चाहता हूँ मैं। तुम्हें फिर से अपनाना बनाना चाहता हूँ मैं, पहले की तरह। हमारा वो पुराना वाला प्यार दोबारा से हम दोनों के बीच में लाना चाहता हूँ मैं। अपनी प्राप्ति को फिर से अपना बनाना है मुझे। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। आज अगर तुम्हारा वो बॉस बीच में नहीं आता तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता देता, आज ही। और माफ ना सही, आज तुम कम से कम मुझे सुन तो लेती, लेकिन उसने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी हार नहीं मानने वाला। कब तक भागोगी मुझसे? आज नहीं तो कल तुम्हें फिर से पाकर ही दम लूंगा मैं। कहते हुए उसने बियर को एक ही घूंट में पी लिया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। अगली सुबह अभिमान उठकर अपनी रूटीन के हिसाब से तैयार होकर नीचे आया, लेकिन डाइनिंग टेबल की ओर न जाकर सीधे घर से बाहर जाने लगा तो प्रज्ञा जी ने उसे टोक दिया। अभिमान बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभिमान उनकी तरफ देखते हुए, एज यूजल मॉम, ऑब्वियसली ऑफिस ही जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा? वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बिना नाश्ता किए क्यों? रात को भी तुमने डिनर नहीं किया और अब भी भूखे पेट जा रहे हो। क्या हुआ है? कोई परेशानी है तो बताओ। या फिर उसके माथे को छूते हुए, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अभिमान उनका हाथ नीचे करते हुए, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, और मुझे भूख नहीं है इसलिए नहीं खा रहा। ऑफिस में अगर भूख लगेगी तो कुछ खा लूँगा, अब टेंशन मत लो, अपना ख्याल रखना। कहते हुए वो सीधे वहाँ से निकल गया और प्रज्ञा जी और निशांत जी बस देखते रह गए। अभिमान ऑफिस पहुंचा और अपने केबिन की तरफ चला गया। जाकर अपनी चेयर पर बैठा और अपने काम में लग गया। तभी उसका ध्यान स्क्रीन की उस तरफ गया जहां पर प्राप्ति के केबिन की क्लिप शो होती थी। पिछले कुछ दिनों से वहां पर रोज प्राप्ति बैठी नजर आती थी, लेकिन आज वो केबिन खाली था। हाँ, आज कल वाला मेज जो अभिमान ने किया था वो साफ तो हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खालीपन था ही, जो अभिमान की नजरों को पसंद नहीं आ रहा था। उसने हार कर स्क्रीन को ऑफ कर दिया और फिर से काम की ओर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो खालिश उसके मन में टीस पैदा कर रही थी, वो उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उसने खुद को शांत करने के लिए चेयर से सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। तभी दीप्ति उसके केबिन में आ गई और उसके बार बार मना करने पर भी उससे उसके खराब मूड का कारण पूछने लगी। अभिमान ने उसे बहुत समझाया कि वो ये सवाल बार बार ना करे, लेकिन दीप्ति कहाँ किसी की सुनती है। उसने वही किया जो नहीं करना था। उसने प्राप्ति का नाम लेते हुए कहा, सर मुझे पता है कि आपका मूड उस प्राप्ति की वजह से ही खराब है। जरूर उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की होगी। वो मुझे पहले से ही ओवर स्मार्ट लगती है। और देखिए ना, पता है कि काम के दिन है, टाइम कब है, लेकिन आज मैडम आई ही नहीं, अपनी मर्जी से छुट्टी कर ली, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं। मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। काम करना होता नहीं और सैलरी इनको टाइम टू टाइम चाहिए होती है। तभी मैं आपसे कहती रहती हूँ कि इन जैसी मिडिल क्लास लोगों को जॉब पर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप ना उसे। इससे आगे वो कुछ कह ही नहीं पाई, क्योंकि तब तक अभिमान के गुस्से का लावा पिघल चुका था और वो अब सीधे सीधे दीप्ति के ऊपर गिरने वाला था। अभिमान गुस्से से अपनी जगह से उठा और दोनों हाथ टेबल पर इतनी जोर से पटक कर मारे कि दीप्ति तो पूरी तरह से सहम गई और साथ ही टेबल पर रखी हर चीज अपनी जगह पर ही एक इंच ऊपर उठकर फिर से नीचे आ गई थी। अभिमान गुस्से से उसे देखते हुए वैसे ही खड़े हुए बोला, शट अप, जस्ट शट अप। आप मिस दीप्ति, कितनी बार कहना पड़ेगा आपको कि जरूरत से ज्यादा मत बोला कीजिए। लेकिन एक बात आपके इस छोटे से दिमाग में घुसती नहीं है, जो मुंह में आता है बस बोल देती हैं आप। और मेरा मूड खराब हो या सही हो, इससे आपको क्या लेना देना है? और उससे भी जरूरी किस वजह से खराब है, ये जानना तो आपके लिए कतई जरूरी नहीं है। तो अपना ये कंसर्न अपने पास रखिए। और आप पंक्चुअलिटी की बात कर रही हैं, तो आप खुद कितनी पंक्चुअल हैं? एक हफ्ते में आप 4 दिन आती हैं, और वो भी अपने टाइम टेबल के हिसाब से। कौन सा काम कब करना है ये आपको बताना पड़ता है। और ये क्या मिडिल क्लास और हाई क्लास की बात कर रही हैं आप? काम के लिए क्लास की नहीं, टैलेंट की ज़रूरत होती है, जिसका शायद आपसे दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। तभी आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए किसी और के ऊपर उंगली उठाने से पहले, और वो भी वजह जाने बिना,
जरा खुद के डिफेंस के लिए भी पॉइंट तैयार करके रखने चाहिए। आइंदा से आपके मुंह से मैंने ये सब कुछ सुन लिया या मुझे पता चला कि किसी और से आपने इस बारे में बात की है तो उंगली दिखाते हुए, मुझसे बुरा कोई नहीं, समझी आप? दीप्ति कुछ नहीं बोल पाई, बस आंखों में नमी लिए हाँ में से हिलाया और फिर बाहर चली गई। और अभिमान भी वापस चेयर पर बैठ गया और दोनों कोनी टेबल पर रखकर हाथ आपस में बांधकर आंखें बंद करके उससे माथा टिका लिया। दीप्ति अपने केबिन में जाकर रोने लगी। आज पहली बार था जो अभिमान ने उसे इतना ज्यादा डांटा था। आज तक अभिमान का गुस्से वाला रूप तो देखा था उसने, लेकिन कभी ऐसे डांट नहीं खाई थी उसने। और अब उसे पक्का यकीन भी हो गया था कि अभिमान के मूड खराब होने की वजह प्राप्ति ही है। वो खुद से ही बोली, आज पहली बार अभिमान ने मुझे ऐसे डांटा है। इससे पहले तो मुझसे कोई गलती भी हो जाती थी तो वो मुझे प्यार से या फिर स्ट्रिक्टली भी समझा देता था, लेकिन आज तो बिना गलती के इतना सुना दिया मुझे जैसे मैंने किसी का मर्डर कर दिया हो। ये प्राप्ति बहुत तेज है, अभिमान को अपने बस में करने का एक मौका नहीं छोड़ेगी। आखिर अपनी खूबसूरती का जाल बिछाना शुरू कर ही दिया है लगता है उसने। तभी अभिमान का मूड इसके ना आने की वजह से ही उखड़ा हुआ है। इसकी वजह से मुझे इतना कुछ सुनना पड़ा, लेकिन अभिमान के करीब जाने का मौका तो मैं दूंगी नहीं तुम्हें, और अपनी इस इंसल्ट का बदला भी लेकर रहूंगी तुमसे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें प्राप्ति की बच्ची। उधर अभिमान यूं ही बैठा हुआ था अभी भी कि तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ तो उसने अनमने मन से बोला, कम इन। नीले अंदर आया और बोला, क्या यार इतना ठंडा वेलकम? मुझे तो लगा था कि मैं आऊँगा तो तू खुशी से मुझे गले लगा लेगा, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। मेरे यार को मेरे आने की खुशी नहीं हुई लगता है। अरमान उठा और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोला, तुझे ना टीवी सीरियल्स में जाना चाहिए। इतना बड़ा नौटंकी है ना तू। निलय निलय ने भी उसे गले से लगा लिया और फिर दोनों अलग हुए तो निलय बोला, अब क्या करूं यार, चला तो जाऊं मैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा हैंडसम फेस वो नहीं रख सकते इंडस्ट्री में। उनके सोच बैन हो जाएंगे ना। उसकी नौटंकी पर अभिमान भी हंसने पर मजबूर हो गया और बोला, तूने इंसानों की इंडस्ट्री में ट्राई किया था ना या फिर बंदरों की? और जोर से हंस दिया। निलय हंसते हुए बोला, चल इसी बहाने से हंसा तो सही। अभिमान बोला, चल आ बैठ। दोनों बैठ गए और अभिमान ने दीप्ति को कॉफी लाने को बोला और साथ में कुछ स्नैक्स भी। दीप्ति थोड़ी देर बाद कॉफी और स्नैक्स लेकर आई और रख कर चली गई। दोनों कुछ देर यूं ही बातें करते रहे और अभिमान ने निलय को कुछ लेसन्स दिए बिजनेस से रिलेटेड, और ऐसे ही करते करते शाम हो गई, पता ही नहीं चला। उधर प्राप्ति आज जहान और अलका के साथ मस्ती कर रही थी। अलका के पूछने पर उसने अपना नौकरी छोड़ने वाला सच नहीं बताया और कह दिया कि आज उसने अपना वीकली ऑफ लिया है, जिस पर अलका ने बिलीव कर लिया था। वो तीनों खेल रहे थे अलका के ही फ्लैट में कि तभी किसी ने डोरबेल बजाई। अलका ने मुस्कुराते हुए घर का दरवाजा खोला और खोलते ही उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई और उसकी जगह चेहरे पर हैरानी और परेशानी आ गई थी। उसके कुछ भी कहने से पहले ही एक मिडिल एज का आदमी घर के अंदर आ गया और उसके पीछे पीछे एक 29 साल का नौजवान जिसके हाथ में एक फाइल थी और वो देखने में काफी गुड लुकिंग भी था। अलका उनके अंदर आते ही बोली, पापा आप। उसने उनके पैर छूने चाहे तो वो आदमी 2 कदम पीछे हट गया और बोला, कोशिश भी मत करना मुझसे रिश्ता बनाने की, और ये हक तो कभी नहीं देंगे हम तुम्हें कि तुम हमारे पैर छुओ। अलका जो कि पैर छूने के लिए झुकी थी वो यूं ही अपनी इंसल्ट करवाकर सीधी खड़ी हुई और बोली, चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। वो आदमी अकड़ते हुए अंदर चल पड़ा और उस लड़के से भी बोला, चलो कुसांग अंदर आ जाओ। वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया और वो तीनों भी हाल में आ गए जहाँ प्राप्ति जहान के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसका ध्यान उन लोगों पर पड़ा तो वो भी सीरियस हो गई, क्योंकि शायद वो भी पहचान गई थी उन्हें। अलका ने उन्हें बैठने के लिए कहा और खुद किचन की तरफ चली गई। वो दोनों वही सोफे पर बैठ गए। कुशांग की नज़र जैसे ही प्राप्ति पर पड़ी वो कुछ देर के लिए उसे देखता ही रह गया। जहान प्राप्ति के कान में बोला, मम्मा ये कौन है? प्राप्ति ने भी उसी तरह उसके कान में बोला, जानू ये मेहमान है, इसलिए अब आप घर जाओ और जाकर होमवर्क करो। मम्मा थोड़ी देर में आकर चेक करेगी, ठीक है? उसकी बात मानकर जहान चला गया वहाँ से। थोड़ी देर में अलका आई और उन लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व की। मीर के पापा ने कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद कुशांग से वो फाइल ली और अलका के सामने करते हुए बोले, चलो जल्दी से साइन करो और हमें फ्री करो, इतना समय नहीं है हमारे पास। अलका हैरानी से बोली, ये क्या है पापा जी? मीर के पापा उसकी ओर पेन बढ़ाते हुए, इस फ्लैट के कागजात
जिसमें लिखा है कि तुम ये फ्लैट अपनी मर्जी से खाली कर रही हो, क्योंकि तुम इसकी असली मालकिन नहीं हो और अब तुम उसके असली मालिक यानी कि हमें, मीर के माता पिता को सौंप रही हो। उनकी बात सुनकर अलका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोली, प्लीज पापा जी, ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं। मीर की आखिरी निशानी है ये मेरे पास, उसे मुझसे मत छीनिए प्लीज। वो गुस्से से बोले, खुद हमसे हमारा इकलौता बेटा छीन लिया और अब ऐसे बेचारी बनने का नाटक कर रही हो, जैसे हम तुम पर जुल्म कर रहे हैं। तभी प्राप्ति, जो कि कब से उन लोगों की बातें एक तरफ खड़ी होकर सुन रही थी, वो उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, जी हाँ, जुल्म ही कर रहे हैं आप। सबका ध्यान उसकी तरफ गया। वो आगे बोली, माफ कीजिएगा, मैं जानती हूँ मेरा कोई हक नहीं है आपके मामले में बोलने का, लेकिन बात अगर मेरी अलका दीदी की हो रही है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे आपका बेटा छीन लिया, लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि उनके जाने के बाद ये खुद कैसे जी रही है, कैसे अपने अकेलेपन से रोज लड़ती है। ये आपकी होने वाली बहू थी ना, तो आपका इनके प्रति जो फर्ज बनता है वो कभी निभाया आपने? कभी फोन तक करके पूछा कि वो कैसी है, जिंदा भी है या नहीं, किन हालातों से गुजर रही है? अगर आज आपका बेटा होता तो आप इन्हें भाई सम्मान देते शायद, लेकिन आज वो नहीं है, तो आपके इनसे सारे रिश्ते टूट गए क्या? सारे फर्ज खत्म हो गए आपके? आज तो आपने उनकी मौत का जिम्मेदार इन्हें ठहरा दिया, ये कहकर कि आपके बेटे के लिए अनलकी है। एक बात बताइए, अगर इनकी शादी हो चुकी होती और उसके बाद उन्हें कुछ हो जाता तो क्या करते आप? तब भी यूं ही उन्हें खुद से छांट कर फेंक देते? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेते क्या? अरे ये तो इनका बड़प्पन है कि आज भी आपको वैसी इज्जत दे रही हैं जैसी शायद जीजू के होते हुए देती। नहीं तो आज ये आपको इस घर में बिठाकर आपकी खातिरदारी नहीं करती। आपके यहाँ आने से पहले पुलिस को आपकी कंप्लेन भी कर सकती थी कि आप इन्हें परेशान कर रहे हैं, और उसके लिए आपके ऊपर केस भी चल सकता था। ये बात अपने बगल में बैठे हुए मिस्टर वकील से भी पूछ सकते हैं। इसके इतना कहते ही मीर के पापा कुसांग की तरफ देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो सच में क्या। प्राप्ति आगे बोली, माफी चाहती हूँ अंकल, आपसे छोटी हूँ, लेकिन आप भी एक बार ये सब सोचकर देखिए जरा। आपको मेरी बात में कहीं ना कहीं तो सच्चाई नजर आएगी ही। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको और अलका दीदी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। जैसे आपने अपना बेटा खोया है ना, वैसे इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। आपको आंटी जी को और अलका दीदी को एक दूसरे का साथ देकर उनकी आत्मा को सुकून देना चाहिए, ताकि वो आपको साथ में देखकर खुश रहे। वो जितना प्यार अलका दीदी से करते थे, उतना ही आप दोनों से भी करते थे। जरा सोचिए, आप लोगों को ऐसे देखकर उन्हें कितना दुख, कितनी तकलीफ होती होगी। अगर आप अपने बेटे से प्यार करते हैं तो आपको उनके प्यार से भी प्यार करना चाहिए। अलका दीदी खुद को कितना अकेला महसूस करती हैं ये मैं जानती हूँ। उनकी आंखों का सूनापन रोज महसूस करती हूँ मैं। तीनों ने अलका की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अब नमी आ चुकी थी। वो आगे बोली, और मैं जानती हूँ वही सूनापन आप लोगों की जिंदगी में भी है। तो क्यों ना साथ मिलकर उस सूनेपन को एक दूसरे के सहारे से भरा जाए। नफरत की गलियों को छोड़कर प्यार की दहलीज पर कदम रखे जाएं। एक बार सोचकर तो देखिए। मेरी बात अगर गलत लगे तो कहना, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़ दिए उनके सामने। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।